हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बराक रिवर को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पेंच टाइगर रिजर्व को लेकर के। पेंच टाइगर रिजर्व को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पर एक्सटेंडेड है, स्प्रेड है पेंच टाइगर रिजर्व। हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है। कारण ये है कि यहाँ पर एक टाइग्रेस जिसका नाम था कोलार वैली या फिर जिसको T15 के नाम से भी जाना जाता था, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई, जिसकी वजह से टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहा। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्कशन हुआ हंगर को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो कुछ डिबेट चल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी को लेकर के डिबेट, उन्हीं एफिडेविट को लेकर के ये जो डिबेट है वो स्टार्ट हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्या हमारे यहाँ पर अभी भी हंगर की वजह से, भूख की वजह से डेथ होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला के वेणुगोपाल जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास में ऐसे कम्प्रिहेंसिव जो स्टेप है वो हमारी गवर्नमेंट ने उठाए हैं, जिसकी वजह से अगर हम इस टाइम देखें, रिसेंट टाइम में देखें, तो हंगर की वजह से किसी की भी डेथ नहीं होती है। हमें पता है कि कोविड-19 जैसा पेंडेमिक चला जिसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, लेकिन फिर भी हमने इस तरीके के स्टेप उठाए, इस तरीके से लोगों को हर ग्रेन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो करवाई, जिसकी वजह से इस तरीके का हंगर से रिलेटेड कोई भी इशू देखने को या नहीं मिला, या इससे रिलेटेड कोई भी केस देखने को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये डाटा तो आप अपने आपके जो ऑफिसर आपको बताते हैं वो डाटा आप रख रहे हो, क्या आपके पास में कोई ऐसी रिपोर्ट है, क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक कुछ डाटा है जिनकी बेसिस पर आप ये बोल सको कि हाँ ये जो हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। तो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके चीफ लीगल एडवाइजर के रूप में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो प्राइमरी लॉयर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसका रोल प्ले करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट होता है अटॉर्नी जनरल। इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। ओके, इंडियन सिटीजन होना चाहिए जिसको भी अटॉर्नी जनरल बनाया जाए। इसके अलावा प्रेसिडेंट की आई में, मतलब प्रेसिडेंट की नज़रों में वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ये सारी उसकी क्वालिफिकेशन है। इसकी बेसिस पर जो भी पर्सन क्वालिफाइड होता है उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसका एक तरीके से प्रेसिडेंट को अप्रूवल देती है कि हाँ इस पर्सन को आप अटॉर्नी जनरल बना सकते हो। पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट होना था है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल या उसके असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल या फिर असिस्टेंट, यहाँ पर देखिए सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो अटॉर्नी जनरल है उससे रिलेटेड हमने बेसिक फैक्ट्स को व्यू किया जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फ्रंट पेज पर यहाँ पर जो न्यूज़ है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है, और आपको पता है अगर आप जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर जो परेड होती है अगर आप उसको व्यू करते हो तो उसमें आपको पता है कि उस परेड में कुछ टैब्लू जो हैं वो भी यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब अलग अलग स्टेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की जो कल्चर एंड हेरिटेज को यहाँ पर शो करने की कोशिश की जाती है। पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर लिखी नहीं होती हैं, सिर्फ आपको इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि अच्छा ये स्टेट को यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, इस टैब्लू के आगे उस स्टेट का नाम लिखा जाएगा या फिर उस यूटी का नाम लिखा जाएगा और इस पे फिर यहाँ पर इमेज के थ्रू यहाँ पर शो करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके का कल्चर एंड हेरिटेज वहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसी को लेकर के अभी प्रेजेंट
टाइम में, कल इंडियन एक्सप्रेस में भी इसको लेकर के आर्टिकल आया था कि जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उन्होंने पीएम को एक लेटर लिखा है कि आपने हमारा जो टैब्लू है उसको किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया। सेम इसी तरीके से साउथ के दो स्टेट केरला और तमिलनाडु में भी सेम इशू देखने को मिला है कि उनके जो टैब्लू है उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बोला है कि ये जो टैब्लू सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं था कि इन स्टेट्स के जो टैब्लू है उनको रिजेक्ट किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो टैब्लू है इनको किस तरीके से किया जाता है कि आप स्टेट की जो परफॉर्मेंस है उनको परेड में शो किया जाएगा। मान लो अभी 2022 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है 26 जनवरी को, तो उससे पहले ही लगभग सितंबर 2021 में इसके लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक कमेटी बनाती है, उस कमेटी में आर्ट्स से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, इसके अलावा अदर सेक्टर से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है वो उस कमेटी में बैठते हैं और वो कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन कौन से टैब्लू को हमें रखना है और कौन कौन से को नहीं रखना है। उससे पहले हर स्टेट को, हर यूटी को ये सेंड किया जाता है कि आप अपनी जो भी टैब्लू है उसको परफॉर्म करने के लिए आप प्रिपेयर हो लीजिए। फिर कमेटी के आगे आपको अपना शो करना है और उसके बेसिस पर ये देखा जाएगा कि कौन सा परफेक्ट है और कौन सा रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस बार जो 12 टैब्लू हैं उनको इंक्लूड किया गया है, उनको इंसर्ट किया गया है। इसके अलावा 9 ऐसे टैब्लू होंगे जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को इनको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब टोटल 21 टैब्लू जो है वो यहाँ पर परफॉर्म होने वाले हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर। वेस्ट बंगाल ने जो अपना लेटर लिखा उसमें बोला कि हमने सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है और उसकी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने टैब्लू में इंसर्ट किया था। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो खुद रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को 24 जनवरी से स्टार्ट ना करके 23 जनवरी से स्टार्ट कर रही है, ताकि एक तरीके से जो सुभाष चंद्र बोस को भी इसमें इंक्लूड किया जा सके रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। और फिर उसके उन्हीं के बेसिस पर हमने टैब्लू परफॉर्म किया और फिर उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो राजनाथ सिंह ने बोला है कि जो भी हमारी एक्सपर्ट कमेटी होती है, अगर उनको कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जिनके बेसिस पर ये लगता है कि हाँ ये परफॉर्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के उनको रिजेक्ट किया जाता है। किसी भी पॉलिटिकल इंटेंशन के बेसिस पर इस तरीके की रिजेक्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 2 पर। यहां पर जो आर्टिकल है, यहां देखिए, दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उनका इनॉग्रेशन हो गया है। वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने ये बोला है कि जल्द ही सेंटर की जो ग्रैंड चैलेंज स्कीम है उसके अंडर हम वर्क करते हुए बहुत जल्दी कोशिश की जाएगी इस साल के लास्ट तक लगभग 1400 जो बसेज है वो यहाँ की सिटी में इंट्रोड्यूस की जा सकें। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो भी लो फ्लोर बस हैं, जो भी यहाँ पर व्हीकल चलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उन सभी को चेंज किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ताकि हमें पता है कि जो दिल्ली है वहाँ पर पोल्यूशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि नॉर्मल टाइम में भी, जब वहाँ पर ना तो किसी विंटर सीजन होता है, नॉर्मल टाइम में भी वहाँ पर हमेशा एक फोग सा जमा रहता है वहाँ की हवा में, एयर में, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको बहुत सारे हेल्थ डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कोशिश करती है ये आपको पता होना चाहिए। ये बेहतरीन इनिशिएटिव है। अभी कुछ समय पहले हमने दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसको भी देखा था। उसमें ये बताया गया था कि हर जगह हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम ट्रांसफ़र करेंगे अगर व्हीकल्स को, तो उसके लिए वेल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और इसके लिए उस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में बताया गया था कि हम बहुत कम दूरी पर ही जो भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनको अवेल करवाएंगे। सेम वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं, तो उसके लिए जो पेट्रोल पंप्स की जो अवेलेबिलिटी है वो ईजिली अवेलेबिलिटी करवाने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, तो जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो ये बेहतरीन इनिशिएटिव है एक तरीके से पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 3 पर हमने अभी देखा कि लास्ट ईयर दिल्ली में 2 स्मोक टावर इंस्टॉल किए जाते हैं। यहाँ पर कनॉट प्लेस में जो स्मोक टावर इंस्टॉल किया गया उसको रिव्यू किया गया है कमेटी के द्वारा। स्मोक टावर इसलिए लगाए गए थे कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल हाई है। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देखिए कि वहाँ पर हमेशा इस तरीके की जो एयर है वो मतलब क्लियर जो सनरे होनी चाहिए वो वहाँ पर हो ही नहीं पाता है। इस तरीके का हमेशा वहाँ पर इस तरीके की एयर रहती है दिल्ली में।
आप सभी को पता है, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपने इस तरीके का जो व्यू है वो देखा होगा। अब स्मोक टावर को इसलिए इंस्टॉल किया गया था कि यहाँ पर ये जो पोल्यूशन का लेवल है इसको कम किया जा सके, ताकि जो एयर है वो फिल्टर हो, और जब फिल्टर एयर वापस से यहाँ पर के एनवायरनमेंट में जाएगी तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कम होगा। इसमें क्या प्रोसीजर किया गया था कि वन साइड से जो पोल्यूटेड एयर है वो इनसाइड होगी इस स्मोक टावर में, फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको प्यूरिफाई किया जाएगा और फिर दूसरे रास्ते से उसको क्या कर दिया जाएगा, मतलब बाहर निकाल करके जो एनवायरनमेंट है उसमें छोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से माना गया कि ये माना जा रहा था कि जो एयर है वो बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई होगी और ये जो पोल्यूशन लेवल है इसको हम कर्व करने में या इसको ख़त्म करने में कुछ हेल्प कर सकेंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी ने जब इसकी जांच की, जब इसके रिजल्ट सामने आए, तो ये माना गया कि ज़्यादा इसका कोई इतना ये नहीं है कि इसके आसपास की एयर भी, मतलब इतना भी इसका फ़र्क नहीं गिर रहा कि इसके आसपास की एयर जो है वो भी प्यूरिफाई होना तो यही चाहिए ना कि यहाँ पर इंसर्ट हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो यहाँ के आसपास की जो एयर है वहाँ तो पोल्यूशन लेवल बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जब पहले स्मोक टावर को इंस्टॉल किया जा रहा था तब यही बोला गया कि जब इसमें बेहतरीन रिजल्ट आएंगे तभी जाकर के अदर एरियाज में और स्मोक टावर को हम इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखो ये जो आर्टिकल है वो इन्फ्लेशन को लेकर के है। इसमें अभी कुछ डाटा पब्लिश हुए जिसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वो 6% है। ओके, पहले ये डिसाइड किया गया था कि देखो 2 से 6% के बीच में, मतलब हम जो है वो हमारी इन्फ्लेशन को इसके बीच में ही रेगुलर करके रखेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लेशन रेट की बात करें, अदर सेक्टर में अलग अलग है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा बजट आने वाला है और उस अपकमिंग बजट में हमें कुछ इस तरीके की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि जो ये इन्फ्लेशन है उसको एक तरीके से काउंटर करने की हम कोशिश कर सकें। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने एक बिग चैलेंज है कि किस तरीके से जो ट्रेंड चलता आ रहा है हाई प्राइस राइज का, उसको हम कैसे काउंटर कर सकेंगे और कैसे उसको रेगुलेट कर सकेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसको लेकर के है। इस आर्टिकल में जो राइटर है उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है केरला में, सेम वैसे ही जैसे कि जो अहमदाबाद मुंबई जो मतलब एक तरीके से कॉरिडोर बनाया जा रहा है दिल्ली से अहमदाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसमें जो हाई स्पीड ट्रेन की अवेलेबिलिटी रखी जाएगी ताकि इजीली कनेक्टिविटी हो सके। सेम इसी तरीके से केरला में भी इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ताकि उसमें नॉर्थ टू साउथ जो केरला है उसको इजीली कनेक्ट किया जा सके। एक तरीके से अगर हम देखें तो इसका प्रॉफिट भी है, इसकी वजह से हमें पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है केरला में, और जब इस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाई स्पीड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा तो लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करेंगे, और जो लोग पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ करके जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन लेवल कम होगा। जो एमिशन है वो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनसे, देखो जो हर पर्सन अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ कर रहा था और अब जाकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा तो उसके बेसिस पर एमिशन क्या होगा, कम होगा। ये प्रॉफिट होएगा अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो, ठीक है। लेकिन कुछ कारण है, जो कमेटी बनाएगी लोगों ने अपने कंसर्न क्रिएट किए गए। इस कमेटी में इकोलॉजिस्ट, इंजीनियर, लॉयर्स, एक्टिविस्ट, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसमें माधव गाडगिल, ई श्रीधरन, प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर, इन सभी ने अपने कंसर्न रखे गए हैं। जो सिटीजन्स हैं उन्होंने भी अपने कंसर्न रखे हैं। उन्होंने ये माना कि देखो ये प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हो नॉर्थ टू साउथ, केरला आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इकोलॉजी, एक तरीके से जो हमारा इकोसिस्टम है वो वेल डेवलप है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाओगे तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो यहाँ पर जो भी नेचुरल हेरिटेज है, जो भी नेचुरल हैबिटाट है एनिमल्स के, उन सभी को आप डिवास्ट करोगे। डिवास्ट करने से जो आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिग्रेड होएगी, और डिग्रेड होने से यहाँ पर कुछ बहुत सारी नेचुरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जैसे कि हिली रीजन को आप काटोगे तो हम प्रेजेंट टाइम में भी हमने बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वाले इशू देखे हैं,
साउथ में भी देखे हैं और हिमालयन रीजन में भी देखे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। और अभी यूपीएससी मेंस का जो पेपर हुआ उसमें लैंडस्लाइड को लेकर के क्वेश्चन भी आया था, क्योंकि इस तरीके के इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखे गई। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि डैम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। मेघदातु डैम न्यूज़ में है, मुला पेरियार डैम न्यूज़ में है, और प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का जब विंटर सेशन हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन, उसमें भी डैम सेफ्टी बिल लाया गया। तो इसको आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की कोई भी जो न्यूज़ है जो रेगुलर न्यूज़ में रह रही है, या फिर ऐसी न्यूज़ जो पहले 2-3 साल पहले न्यूज़ में थी लेकिन अचानक से उसमें कुछ सडनली उसमें कुछ टर्निंग पॉइंट हुआ जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आई है, इस तरीके की चीज़ प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि यूपीएससी पास्ट में कोई जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही, काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में रही, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसमें कुछ हल्का सा कुछ ट्विस्ट देखने को मिला और हमने देखा कि न्यूज़पेपर में छोटी सी कटिंग आई है और उसको लेकर के फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर बाद में बोला जाएगा अरे ये तो 2-3 साल पहले, मतलब यूपीएससी ने 2-3 साल पहले का क्वेश्चन उठाया है। ऐसा नहीं होता है। करंट में जो चल रहा होता है मुद्दा, चाहे भले ही वो एक लाइन की वजह से, एक स्टेटमेंट, एक वर्ड की वजह से न्यूज़ में आई हो, तभी जाकर के उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इस तरीके की जो भी न्यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो ई श्रीधरन है, आपको पता है ई श्रीधरन हमारे जो मेट्रो प्रोजेक्ट है जो भी स्टार्ट हुए उन सभी को लाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने बोला है कि देखो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगी। ओके, जो ई श्रीधरन, मिस्टर श्रीधरन जो इंडिया के मोस्ट फेमस रेलवे इंजीनियर हैं, उन्होंने बोला कि इस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरमेंटल डिजास्टर देखने को मिलेगी, जिसमें मेनली अगर हम देखें तो फ्लडिंग एक मेजर इशू यहाँ पर सामने आएगा। दूसरे जो गाडगिल है, इंडिया के प्री एमिनेंट इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी बोला कि सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है वो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, मतलब इससे इकोलॉजिकल जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। केरला की जो टोपोग्राफी है उसकी नॉलेज से अनमैच हो रहा है ये प्रोजेक्ट। आप रेलवे प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा सामने देखने को मिलेगी। जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के जो रिस्पॉन्स देखा वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, मतलब लोगों ने काफ़ी कंसर्न अपने एक्सप्रेस किए हैं कि देखो आप इतना पैसा लगाओगे लेकिन जो इकोलॉजी है वो खत्म होगी और दोबारा फिर उसको मेंटेन करने के लिए पैसा लगाया जाएगा। लेकिन हमने कल भी डिस्कस किया था और फॉरेस्ट अभी रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट आपने स्टडी भी की होगी, द हिंदू में भी आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी आई थी। उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हर 2 साल में रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसमें ये बोला गया है कि हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है लेकिन इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो नेचुरल जो फॉरेस्ट है उनमें भी कमी आई है, मतलब जो पेड़, जो फॉरेस्ट 100 ईयर्स ओल्ड थे उनको आप काट करके कुछ प्लांटेशन कर रहे हो, कुछ नए पेड़ लगा रहे हो और उसके बेसिस पर आप बोल रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, तो गलत है। जो नेचुरल फॉरेस्ट है अगर वो डिग्रेड हो रहे हैं तो उनकी जो एक तरीके से फिलिंग है, उनकी जो भरपाई है वो कोई भी नहीं कर सकता है। आप चाहे अपनी तरफ से कितने ही नई प्रोजेक्ट, नई जो ट्रीज है उनको इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जीनोसाइड प्रिवेंटिंग, इस आर्टिकल का जो नेम है इसमें राइटर ये बोलती हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि हरिद्वार में एक स्पीच दिया जाता है, एक असेंबली में एक स्पीच दिया जाता है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि वो हेट स्पीच है। हेट स्पीच से क्या होगा, कम्युनिटी के बीच में, रेस के बीच में, जेंडर के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो राइटर का ये मानना है कि इस तरीके के स्पीच से इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए जीनोसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहे हो सकता है इसकी वजह से ये इशू देखने को मिले। राइटर का ये मानना है कि हमारा इंडिया जो है 1946 में यूएन की एक कन्वेंशन हुई थी जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, जिसमें ये बोला गया था, एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड ऑफ 1948। इंडिया ने जिसको साइन भी किया था और रेटिफाइड भी किया था। इस आर्टिकल में कहने का मतलब ये है कि ये जो कन्वेंशन है जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया, साइन किया, इसके अकॉर्डिंग, इसके जो भी आर्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने यहाँ पर कोई भी अभी तक लॉ नहीं बनाया है
है, मतलब इस तरीके के क्राइम जो जीनोसाइड से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इसके जो भी आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में एक लॉ बनना चाहिए। इसके अलग अलग आर्टिकल की यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल 1 में इसमें ये बोला गया था, ये जो कन्वेंशन हुई थी कि अगर इस जीनोसाइड को रोकने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर बताया गया है, लीगल ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट दैट आर पार्टी टू द कन्वेंशन इंक्लूड द ऑब्लिगेशन नॉट टू कमिट जीनोसाइड, टू प्रिवेंट जीनोसाइड एंड टू पनिश जीनोसाइड। इसके लिए ऑब्लिगेट है सारे के सारे जो भी पार्टीज है जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है। इसका आर्टिकल 5 ये बोलता है कि इनेक्ट लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन। कन्वेंशन के जो भी प्रोविजन है उनको इफेक्ट में लाने के लिए अपने यहाँ पर हर कंट्री जो है वो कुछ लॉ बनाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 5 में ये भी बोला गया है कि पेनल्टी लगाई जाएंगी वो सारे पर्सन जो गिल्टी फील करते हैं, ये माना जाता है कि ये गिल्टी हैं, हाँ इन्होंने क्राइम किया था, तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जाएंगी। आर्टिकल 6 ये बोलता है कि ऑब्लिगेशन टू ट्राई दोज चार्ज्ड विद जीनोसाइड इन ए कॉम्पिटेंट ट्राइब्यूनल। कॉम्पिटेंट ट्राइब्यूनल में उनके रिलेटेड जो भी इशू है उनको सुना जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पर लॉ बनना चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग ये सारे प्रोसीजर चलने चाहिए। इससे रिलेटेड यहाँ पर बात बताई गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज है वो अभी हमने देखा कि अबू धाबी में कुछ ड्रोन अटैक किया जाता है हैती रिबेल्स के द्वारा। हैती रिबेल्स आपको पता है कि यमन, यहाँ पर देखिए इस मैप के थ्रू अगर आप वो यू करोगे तो यहाँ पर इस अबू धाबी में यहाँ पर अटैक देखने को मिला और यहाँ पर यमन में हैती रिबेल्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर इशू हुआ। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर ड्रोन अटैक देखने को मिला और उसकी वजह से 2 इंडियंस एंड 1 पाकिस्तानी जो है उनकी डेथ हो गई। इसके लिए इंडिया ने ये बोला है कि इस तरीके के जो ड्रोन अटैक्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्कशन हुआ एनडीए को लेकर के। जो सीट निकली है, एनडीए का एग्जाम होता है आपको पता है 12th बेसिस पर। पहले यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनका इंक्लूजन नहीं था, लास्ट ईयर यहाँ पर गर्ल्स का इंक्लूजन हुआ। फॉर्म निकले 370 सीट्स निकली, लेकिन गर्ल्स के लिए सिर्फ 19 सीट्स रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस तरीके का जो डिफरेंस है वो नहीं माना जाएगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम से इस तरीके की वैकेंसी निकालते हो और अगर इसी तरीके का डिफ्रेंशिएट रखते हो तो उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारी आर्मी है उसमें जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था वो नहीं था वीमेन के लिए, लेकिन अब इसको इंक्लूड किया गया है शॉर्ट सर्विस कमीशन को आर्मी में भी। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 43,000 के लगभग जो हमारी आर्मी है उसमें जो पर्सनल है, लेकिन अगर वीमेन का अगर हम पार्टिसिपेशन इसमें देखें तो 1500 के लगभग ही वीमेन का इसमें पार्टिसिपेशन है। मतलब जो एक तरीके से इनइक्वलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको बराबर लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अदर कंट्रीज से अगर हम कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करें तो देखो यूएस जो है वहाँ पर 16% वीमेन का पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा फ्रांस में 15% है और रशिया और यूके में 10% है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो 3% से भी कम वीमेन का इंक्लूजन है अभी हमारी आर्मी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिनको आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले भी हमने शेयर कर दिया है। इस तरीके के जो स्पेसिफिक डाटा है वो आपके एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज पेज नंबर 11 पर सबसे पहले जो आर्टिकल है अभी हमने डिस्कस जो किया कि देखो इस मैप के थ्रू आप व्यू करोगे तो यहाँ पर हैती रिबेल्स हैं, इन्होंने यहाँ पर अटैक किया। सेम इसी तरीके का इशू थोड़े दिन पहले यहाँ पर भी देखने को मिला था कि यूएई फ्लैश्ड एक शिप को यहाँ पर रोक लिया गया जिसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अब इसको लेकर के देखो जब ये यहाँ पर अटैक किया गया तो सऊदी अरेबिया ने काउंटर अटैक किया है यहाँ पर यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनके ऊपर। तो इसको लेकर के ये न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि सऊदी अरेबिया ने हैती रिबेल्स को एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की है। इस न्यूज को आप इस तरीके से समझिए कि देखो यहाँ पर ये जो हैती रिबेल्स जो है वो देखो इस्लाम जो है उसमें 2 मेन कैटेगरी है। इस्लाम में 2 मेन कैटेगरी है, सिया और सुन्नी। जो हैती रिबेल्स हैं वो सिया इस्लाम को मानते हैं, यहाँ पर जो है वो सिया इस्लाम को मानते हैं, और जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी इस्लाम को मानता है।
ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो सिया इस्लाम को मानने वाले जो हैती रिबेल्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान जो है वो खुद सिया इस्लाम को मानता है। और एक तरीके से मेजर कन्फ्लिक्ट इस एरिया में ये है कि दोनों में इस्लाम की जो दोनों कैटेगरी हैं वो अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए क्लैश यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर सुन्नी इस्लाम को मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं और इसीलिए वो इनको काउंटर करते हैं कि यहाँ पर जो सुन्नी इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो ही सुप्रीम मानी जाए, और इन लोगों का मानना है कि नहीं, सिया इस्लाम जो है उसको सुप्रीम माना जाए, जिसकी वजह से इन आइडियोलॉजी के बीच में ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये सऊदी अरेबिया का अगर आप मैप व्यू करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास होती है। इसके बाद में यहाँ पर अबू धाबी यूएई जो है वहाँ से, और उसके बाद में ओमान से पास होती है। आपको पता है कि हमारे इंडिया की जो 8 स्टेट हैं वहाँ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट आपका ये है, आज आपको मैप में व्यू करना है जो 8 स्टेट जो है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटी या फिर उनकी जो कैपिटल है वो उनके अपर पार्ट पे या फिर लोअर पर, नॉर्थ में या साउथ में कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको मैप में व्यू करना है। और फिर आपको बताना है कि कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुई और किसकी कैपिटल जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखो, क्लाइमेट चेंज हम बहुत ज़्यादा इस इशू को देखते हैं। इसका सामने आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया आपको पता है कंट्री है और यहाँ पर आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया कंट्री। तो यहाँ की जो कैपिटल है जकार्ता, उसको इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है उसमें एक लॉ पास हुआ और उसमें ये बोला गया कि जल्दी हमारी जो कैपिटल है उसको क्या किया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा, क्योंकि जो जकार्ता है वो धीरे धीरे स्लोली सिंक हो रही है। मतलब सीधी सी बात क्या है कि सी में वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और ये बोला जा रहा है कि जल्द ही 2000 किलोमीटर की दूरी पर एक बोर्नियो आइलैंड है, वहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा एंड दैट विल बी नेम्ड नुसांतारा, ये इसका नेम होगा और बोर्नियो आइलैंड पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब इस डायरेक्ट इशू आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज का। जब भी बात आई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इशू देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें एक एग्जांपल का आप यहां पर यूज करके इसका आंसर लिख सकते हो कि इंडोनेशिया जो है वो वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से अपनी जो भी कैपिटल है उसको रीलोकेट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान होने चाहिए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।